हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रोफेसर चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने कुछ नियम्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं योग का सहचर नियम, ये सब पढ़ चुके हैं और हम लोग गुणन का संबरक नियम पढ़ेंगे। गुणन का संबरक नियम क्या होता है? जैसे योग का संबरक नियम होता था, क्या होता था कि दो धन पूर्णांकों में जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। योग में हो गया। योग में क्या कहते हैं? जोड़ा जाता है। और गुणन में क्या करेंगे? गुणा किया जाता है। तो योग में क्या होता है? दो धन पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है, जब योग किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। और गुणन में क्या होगा? जब दो धन पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो वह भी एक धन पूर्णांक होता है। कैसे? जैसे 2 और 3 क्या है? 2 और 3 धन पूर्णांक है। इनका गुणा क्या है? 6। क्या है? एक धन पूर्णांक है कि नहीं? एक धन पूर्णांक आया ना, 6 क्या है? एक धन पूर्णांक है। ठीक, समझ रहे हो ना? 6 एक धन पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कोई और दो पूर्णांक ले लो, जैसे 4 और 5। 4 और 5 दो धन पूर्णांक है और इनका गुणा 4 पंचे क्या आ गया? 20। क्या है? एक धन पूर्णांक है। सही है कि नहीं है? और योग होता तो क्या होता? 2 और 3 का योगफल क्या आ गया? 5। एक धन पूर्णांक की नहीं है? वो क्या था? योग का संबरक नियम था। योग के संबरक नियम में प्लस रहेगा बीच में और गुणन के संबरक नियम में क्या रहेगा? गुणा रहेगा बीच में। ठीक है, तो किन्हीं भी दो धन पूर्णांकों के लिए क्या है? सत्य है। ऐसे मान लो एक हो ए और एक हो बी, तो उनका गुणा जो आएगा वो क्या आएगा? ए बी। तो ये भी क्या होगा? एक धन पूर्णांक होगा। एक धन पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी हमने कहा यदि धन पूर्णांक हो, मतलब ए का वैल्यू कुछ मान लो धन पूर्णांक और बी का वैल्यू भी कुछ धन पूर्णांक मान लो, तो उनका गुणनफल क्या आएगा? एक धन पूर्णांक आएगा। ऐसे m और n का गुणा क्या आएगा? एम एन, ये भी क्या होगा? एक धन पूर्णांक होगा। फिर 7 और 8 का गुणा क्या होगा? 56, एक धन पूर्णांक होगा, है ना? देख लो, ये है गुणन का संबरक नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय मतलब बदल दो। ऐसे योग का क्रम विनिमय में जब पढ़े थे कि दो संख्याएं 3 और 5 ले लो, उनका योगफल, उसका क्रम बदल दो, 5 और 3 ले लो, क्रम बदल देना कि योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। देख लीजिए, 5 3 8, 5 3 8। ऐसे गुणन में क्या होगा? 3 और 5 का गुणन 5 और 3 के गुणन के बराबर होगा। जाहिर सी बात है ऐसा होता है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, जानना है, नहीं तो हम इस नाम नहीं जानते। संबरक क्या होता है? नियम। अगर कोई पूछेगा किस नियम से होता है तो आप बता ले जाओगे। कोई कहेगा कि ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है? तो कहोगे योग का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है। और कोई कहेगा ये दोनों बराबर है, क्यों? तो कहोगे गुणन का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, इसीलिए ये नियम पढ़ाया जाता है, जिससे नाम जानो। नहीं तो हर कोई जानता है बराबर होता है, लेकिन हमें क्या जानना है? हमें नियम जानना। कौन से नियम से? कोई कहता है ऊपर ऊंचाई से फल पेड़ से नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऐसे ही कोई पूछेगा 3 + 5 5 + 3 के बराबर होता है, क्यों बराबर होता है? बताओ क्यों होता है? कहोगे ऐसे ऐसे होता है, नहीं, कहोगे योग का क्रम विनिमय नियम के कारण ये होता है। फिर कोई कहेगा ये कैसे होता है? कहोगे गुणन का क्रम विनिमय नियम के कारण ऐसा होता है। तो दो धन पूर्णांकों के लिए क्या? दो धन पूर्णांक मान लो 5 और 6 हैं, इनका गुणनफल बराबर होगा, इनका क्रम बदल दो, 6 × 5 कर दो। ठीक, फिर a × b बराबर होगा b × a की। ठीक, मतलब a b बराबर होगा b a की। ठीक है। ऐसे 3 और 6 का गुणा होगा, 18 होता है ना, लेकिन ये 6 × 3 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, याद रखना यहाँ a b है, ये a और ये b है, यहाँ बीच में गुणा रहता है। ये 3 और 6 का गुणा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिख सकते 36 बराबर है 63 की, ये गलत हो जाएगा। अंकों के मध्य हमेशा गुणा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। ये है गुणन का क्रम विनिमय नियम, ये है गुणन का क्रम विनिमय नियम, और ये है योग का क्रम विनिमय नियम। और हम लोग पीछे पढ़े हैं, वो ठीक से पढ़ लोगे, नोट कर लोगे, उसके बाद पढ़ लोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे हम लोग नियम जो है वो गुणन का सहचर नियम। तो गुणन के सहचर नियम में जो हम लोगों को पढ़ना है, हमने पढ़ा कि सहचर नियम किसके लिए, तीन धन पूर्णांकों के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं किन्हीं तीन धन, तीन ऐसे लिख देते हैं, तीन धन पूर्णांकों के लिए। अब तीन धन पूर्णांकों के लिए तो कोई तीन धन पूर्णांक, क्या पढ़ रहे हैं लोग, गुणन का सहचर। इसके पहले पढ़े थे क्या, योग का सहचर। योग का सहचर क्या होता था, ए हटाते हैं या लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा हो अगर, तो अगर ए प्लस बी को एक बार जोड़ेंगे और सी में जोड़ देंगे, वो बराबर होता है किसके, ए में बी प्लस सी को जोड़ देंगे, ए प्लस बी में सी को जोड़ देंगे और ए को बी प्लस सी में जोड़ देंगे, तो दोनों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही गुणन में कोई तीन धन पूर्णांक ले लेते हैं, 2 3 4। अब बताओ 2 गुणे 3 गुणा पढ़ रहे हैं ना, और 3 गुणे 4 कर दिए, कोई दिक्कत है, मतलब 3 और 4 का गुणा पहले कर लिए और इसका गुणा 2 में कर देंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 4, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, अरे 2 को इकट्ठा करके गुणा कर दो, जो आए तीसरे में गुणा कर दो, यही तो है सहचर नियम। देखो 2 का 4 और 3 का, 2 का मतलब 2 नहीं, चलो यहाँ से 5 कर देते हैं, यहाँ 5 और यहाँ भी लिख देते हैं 5 बार 2 का आ जाता है। ठीक है, किन्हीं 2 का गुणा किए तीसरे में गुणा कर दिए, किन्हीं 2 का गुणा किए तीसरे में गुणा कर दिए, किन्हीं 2 का गुणा किए तीसरे में। कुछ लोग कह रहे होंगे पहले में है ये तीसरे में कहाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं है, 3 धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांकों का गुणा किए तीसरे में भी कर दिए, 2 धन पूर्णांकों का गुणा किए तो अगले में भी कर दिए, जो बचा हुआ उसमें कर दिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, गुणन का सहचर। ऐसे तो योग का भी होता था, 5 प्लस 3 प्लस 4, देखो 3 प्लस 4 को जोड़कर 5 में जोड़ दें तो 4 3 7 और 5 12 हो जाता है। फिर देखो 5 प्लस 3 और प्लस 4 कर दें, तो बताओ 5 3 8 4 12 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो चाहे किन्हीं 2 को जोड़कर तीसरे में जोड़ दो, किन्हीं 2 को जोड़कर तीसरे में जोड़ दो, तो बराबर होता है। तो यही होता है क्या, योग का सहचर। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, गुणन का सहचर नियम। तो गुणन के सहचर में जो है हम क्या करते हैं, किन्हीं कोई 3 अंक ले लेते हैं और 2 का गुणा करते हैं, फिर उसको तीसरे में भी गुणा कर देते हैं। जैसे कोई और 1 2 3 ले लेते हैं, बड़ा अंक इसलिए ले लेंगे कि बड़ा अंक ले लेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, अभी फायदा क्या है, तो इसलिए 1। अब देखो 2 को कोष्टक में रख लो, चाहे जिसको रखो लो, चाहे जिसको ऐसे रख लो, गुणा बीच में होना चाहिए अगर अंक है ना। तो 1 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या ये बराबर होगा, क्या ये बराबर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 के, तो बिल्कुल। कैसे बराबर होगा, गुणन के सहचर नियम के कारण ऐसा होगा, क्योंकि 2 एकम 2 दिया 6, 3 दूना 6 एकम 6, बराबर है ना। ऐसे कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 3 5 7 है ना, देखो गुणा कर दे, इक्वल टू 3 5 7, तो ये हो गया गुणन का सहचर नियम। पॉज करके नोट कर सकते हो इसको, ठीक है, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है वितरण या बंटन नियम, वितरण या बंटन नियम, इसको हटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो वितरण या बंटन नियम देखो क्या होता है, वितरण मतलब क्या होता है, बांटना, वितरण मतलब क्या होता है, बांटना, तो स्पष्ट है यहाँ हमें बांटना पड़ेगा। तो वितरण या बंटन नियम हम लोग योग में तो पढ़े नहीं थे, इसका मतलब योग और गुणन को मिक्स करके बनाया गया है क्या, बंटन या वितरण नियम, है ना, वितरण या बंटन नियम। तो लिख लेते हैं वितरण या बंटन नियम, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ढूंढ लेना कहीं। तो वितरण या बंटन नियम, अब ये क्या होता है, वितरण या बंटन नियम क्या होता है, तो देखो ध्यान से, अगर ए है और यहाँ गुणा है और ये बी प्लस सी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मतलब कोई डिजिट है और यहाँ 6 लिखा हुआ है प्लस 7 लिखा हुआ है,
मतलब गुणा भी है और ऐड भी, यानी कि जोड़ना भी है। ठीक है, देखो गुणा भी है और जोड़ भी है। तो होता क्या है, होता ये है कि हम कोष्टक हटा देते हैं। क्या करते हैं, कोष्टक हटा देते हैं। तो देखो कोष्टक हटा देंगे तो ए बी के पास चला जाएगा और ए सी के पास चला जाएगा, यानी कि ए गुणा बी बनाएगा और फिर बीच में क्या है प्लस, फिर ए गुणा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब बट जाएगा। जब कोष्टक हटाओगे तो यहाँ बी और सी है ना, जब कोष्टक हटाओगे तो ए जो है, मतलब ऐसे समझ लो कि बाधा गया है, यहाँ पे रोका गया है, लेकिन जब हटाया जाएगा ये तो ए बी के यहाँ भी जाएगा और ए सी के यहाँ भी जाएगा, दोनों लोगों के यहाँ जाएगा। तो देखो जब यहाँ ऐसा है तो ए बी के यहाँ गया और ए सी के यहाँ गया। देख लो ए बी के यहाँ गया तो इस तरह पहुँचेगा। अब वास्तव में इनका दूसरा घर है, देखो ये प्लस लगा हुआ ना, इनका दूसरा घर है, इनका दूसरा घर है, ये इनके यहाँ गया और इनके यहाँ, दोनों। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे एक साथ दोनों के यहाँ कैसे चला जाएगा, बारी बारी से जाना चाहिए, तो वहाँ पूरी खाने नहीं जाना है। आगे देखो, तो याद रखना दोनों के यहाँ एक साथ जाएगा, ठीक है, बट जाएगा, बटना है ना। तो ए गुणा बी, मतलब ए बी के यहाँ जाएगा और ए सी के यहाँ भी जाएगा, बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस है, तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ लिखा होता ए इंटू बी माइनस सी तो भी लागू होता, ए बी के यहाँ जाता, माइनस है ना, माइनस लिखेंगे, ए सी के यहाँ जाएगा तो ए गुणे सी होता है। ठीक, और आगे देखते हैं, 3 गुणे 4 प्लस 5, इस तरह से देख लेते हैं। तो 3 4 के यहाँ भी जाए, कुछ लोग कहेंगे 3 चौक 12 लिख दे, तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ समझना है। 3 इंटू 4 फिर प्लस 3 5 के यहाँ भी गया, देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है, इसको चेक करते रहो, कोई वैल्यू अपने आप लेकर भी। ठीक है, और कोई लिख सकते हैं 7 इंटू 4 प्लस 5 या 4 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 7 4 के यहाँ जाएगा और प्लस 7 3 के यहाँ भी जाएगा। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण या बंटन नियम। ठीक है, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि इसे ही क्या कहते हैं, वितरण या बंटन नियम कहते हैं, लिख सकते हो। ठीक है, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो नया बुक चलवाया जा रहा है ये मनोहर का, इसमें थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है एक्सरसाइज फर्स्ट में ही, इसीलिए ये सब बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 1A इसमें है, जैसे 1.1 होता था उसमें, ऐसे यहाँ 1A है, फिर 1B है, इस तरह से है। तो 1A नहीं कर पाओगे, जब ये चीज़ें जान जाओगे जो आज हम बता रहे हैं ये सब, जब ये सब जान जाओगे तभी एक्सरसाइज 1A कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं और आगे इसको हटा रहे हैं हम, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो इसमें एक टॉपिक और है जो जानते भी हो, क्रमानुयायी। ठीक है, क्रमानुयायी, क्रम से आने वाला, क्रमानुयायी। देखते हैं कैसे है। क्रमानुयायी मतलब क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला। ठीक है, क्रम से आने वाला, क्रमानुयायी। अब बताओ हमें 5 का क्रमानुयायी, कोई अंक है तो कोई अंक 5 है तो उसका क्रमानुयायी क्या होगा। तो 5 का क्रमानुयायी इक्वल टू 5 प्लस 1 होगा, मतलब जिसका क्रमानुयायी चाहिए उसमें 1 जोड़ दो, तो 5 का क्रमानुयायी क्या होगा, 5 प्लस 1 होगा। ठीक, 7 का क्रमानुयायी बराबर 7 प्लस 1। कुछ लोग कहेंगे 5 प्लस 1 बराबर 6, 7 प्लस 1 बराबर 8। सही नहीं है, सही है, लेकिन लिखना पहले ऐसे उसके बाद वो। ठीक, अब कोई कहेगा 15 माइनस 15 का क्रमानुयायी क्या होगा, तो -15 प्लस 1, -15 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, -14। साथ में पढ़े होंगे। अब बताओ a का क्रमानुयायी क्या होगा, a का क्रमानुयायी क्या होगा।
तो ए का क्रमानुयायी, किसी का क्रमानुयायी जो होता है उसमें एक जोड़ दो, मतलब a प्लस 1, क्या बराबर ये 6 के होगा? बिल्कुल भी नहीं, याद रखना, क्योंकि इसको अंक में अब नहीं लिखा जा सकता, यही इसका आंसर है। ठीक है, कोई कहे p का क्रमानुयायी क्या होगा, तो p प्लस 1 होगा। कोई कहे 2m का क्रमानुयायी क्या होगा, तो 2m प्लस 1 होगा। कोई कहे 2a प्लस 3 का कर्मानुयायी क्या होगा, तो क्या लिखा हुआ 2a प्लस 3 लिखा हुआ पहले से, उसी में एक जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2a अलग है, ये जुड़ेगा नहीं, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 2a और प्लस 4 हो जाएगा। अंक अंक में जुड़ जाता है सिर्फ, ये पूरा अंक नहीं, इसके बगल में a भी है, सजातीय विजातीय, ये दोनों सजातीय मतलब अंक है, जोड़ ले जाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा। ये विजातीय है क्योंकि a है इसके साथ में। तो ये होता है क्रमानुयायी, क्रम से आने वाली संख्याएं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो देख लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम है ना, अब हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो। योगात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसी के सामने माइनस लिख देने से प्राप्त हो जाता है। चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, बोल दिए हमने कहा है किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या के सामने माइनस चिन्ह लगा देने से प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है लिख लिए हो। अब हम बताते हैं क्या योगात्मक प्रतिलोम। अभी अभी हमने कहा ध्यान देना, तो लिख देते हैं। बताओ किसका, 25 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, हमने कहा ना किसी का, चाहे जिसका योगात्मक प्रतिलोम बराबर वही लिख दो और आगे माइनस लगा। तो 25 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -25। 25 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -25। फिर देखो -23 का, ये बार बार नहीं लिख रहे, योगात्मक प्रतिलोम बराबर, बहुत ध्यान से हमने क्या कहा, जिसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना हो वो लिखो और आगे क्या लगा दो माइनस। तब तो इसके आगे माइनस लगा, अब क्या लगा दें, तो ध्यान देना, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। कैसे बता दे रहे हैं, याद रखना, प्लस हो जाएगा। कैसे होता है, हमने कहा कि जो लिखा हुआ है यहाँ लिखो, जिसका योगात्मक प्रतिलोम चाहिए वो यहाँ लिखो। तो देखो ये वहाँ लिख दे। तो याद रखना ये कोष्टक में नहीं लिखा गया था, लेकिन माइनस में अगर कुछ है तो हम कोष्टक में लिख दें, ठीक, और आगे माइनस लगा दें। अब कोष्टक हटाओगे जब, तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 23, और प्लस आगे लिखा नहीं जाता, इसीलिए हो जाएगा 23। फिर से देखते हैं, -a का योगात्मक प्रतिलोम इक्वल्स टू a होगा। अब याद रखना माइनस में है तो प्लस में होगा, और प्लस में है तो माइनस होगा, ठीक, प्लस में है तो माइनस होगा। फिर से ध्यान से देखो, -1/5 का योगात्मक प्रतिलोम इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस में है ना, प्लस में होगा, ठीक है। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे योगात्मक पढ़े हैं ऐसे हम पढ़ेंगे गुणात्मक। क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक। गुणात्मक मतलब गुणा। अब देखते हैं गुणे वाले में क्या होता है। योगात्मक वाले में तो हमें पता चल गया कि आगे माइनस लगा दो, है ना, अगर माइनस लगा अंत में तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस होगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या, गुणात्मक प्रतिलोम
इसको कोई क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखते हैं क्या होता है। अब बताओ किसका, चलो लिखते हैं पहले ए का। ए एक संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से। ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1/a। 1/a जानते हो वास्तव में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि किससे गुणा कर दे कि 1 हो जाए। ठीक है, ये सब अगली कक्षाओं में पढ़ना। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/a, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसका उल्टा, उसका उल्टा। अब देखो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। अब बताओ -7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/7। -1/7, ठीक है, -1/7। अब बताओ कि और भी कोई अंक ले सकते हो, लेते हैं 2/3। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ध्यान दो आप, अंश है हर है, यहाँ भी अंश और हर होता है। ठीक है, अंश और हर यहाँ भी होता है। तो यहाँ कुछ हर नहीं है तो 1 है, तो उधर गया तो क्या हो गया, पलट गया। देखो a/1 है, पलट गया 1/a हो गया। यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, उधर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो पलट गया। -7 है, अपान में कुछ नहीं तो क्या 1 है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। देखो उल्टा लिख दिए हैं। ऐसे ही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। बहुत ध्यान से देखो, 3/2। फिर 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/5। अब बताओ -2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7/2। याद रखना, माइनस में है, माइनस रहेगा। योगात्मक में माइनस प्लस हो जाता है सिर्फ, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, पलट जाता है। जिसका बटे कुछ नहीं लिखा उसका बटे 1 लिखा है, याद रखना, लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए लिखते हैं। जो पहले लिखे थे उसको देख लेना और फिर इसको देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो ये था कुछ मुख्य पॉइंट। और हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1A, एक्सरसाइज नंबर 1A स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए